हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको उत्पत्ति ह्रास नियम के बारे में बताऊंगा। हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में लॉन्ग में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन क्यों ये होता है कि उत्पत्ति ह्रास नियम के आधुनिक विचारधारा से आप क्या समझते हैं, यानी कि उत्पत्ति ह्रास नियम का आधुनिक विचारधारा के बारे में आज पढ़ेंगे कि मॉडर्न एज में उत्पत्ति ह्रास नियम किस तरीके से उसको डिफाइन किया गया है, उसका अर्थ किस तरीके से बताया गया है। पूरी वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक्सप्लेनेशन, मीनिंग का एक्सप्लेनेशन, टेबल का एक्सप्लेनेशन, उत्पत्ति ह्रास नियम की सभी अवस्थाओं का, साथ ही साथ इसके ग्राफ का। तो पूरी वीडियो को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा और एग्जाम में अच्छे से लिख भी सकेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ह्रास नियम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपके लिए सही रहेगा और दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पत्ति ह्रास नियम, यानी कि लॉ ऑफ डायमिनिशिंग रिटर्न, मॉडर्न व्यू ऑफ लॉ ऑफ डायमिनिशिंग रिटर्न्स। उत्पत्ति ह्रास नियम के आधुनिक विचारधारा के अर्थ की। आधुनिक अर्थशास्त्रियों की दृष्टि में उत्पत्ति मूलतः एक ही नियम है। आधुनिक अर्थशास्त्री मानते हैं कि उत्पत्ति की जो नियम है, जो हमने पिछले वीडियो में 3 नियम पढ़े थे, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति स्थिर नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। तो लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री मानते हैं कि उत्पत्ति का एक ही नियम है, वो है उत्पत्ति ह्रास नियम। उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति समता नियम। उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति समता नियम, ये दोनों ही उत्पत्ति ह्रास नियम की 2 अवस्था हैं। यानी कि उत्पत्ति ह्रास नियम की जो अवस्थाएं होंगी, 3 अवस्था, उसमें से ये 2 जो है एक हिस्सा है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने उत्पत्ति ह्रास नियम के बारे में कहा है, बहुत अच्छा सा एक परिभाषा या मीनिंग उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि कुछ इस तरह से। उत्पत्ति ह्रास नियम यह बताता है कि यदि किसी एक उत्पत्ति के साधन की मात्रा को स्थिर रखा जाए तथा अन्य साधनों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए तो एक निश्चित बिंदु के बाद उत्पादन में घटती दर से वृद्धि होती है। अर्थात जॉन रॉबिन्सन जी का ये कहना था कि उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत यह बताया जाएगा कि अगर उत्पत्ति के साधनों की कुछ मात्रा को, जो भी मात्रा उसको स्थिर रखकर केवल अन्य साधनों यानी कि एक साधन में केवल वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में हमेशा घटती दर से वृद्धि होती है। एक निश्चित बिंदु तक हो सकता है ये इसमें वृद्धि हो, लेकिन उसके बाद घटती दर से ही वृद्धि होती है। अब इस नियम की कुछ मान्यताएं हैं, अर्थात ये नियम कब लागू होता है। नंबर 1, उत्पत्ति का एक साधन परिवर्तनशील एवं अन्य साधन स्थिर होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यह है कि अल्पकाल में ये लागू होता है और अल्पकाल में साधन स्थिर होते हैं और केवल एक साधन परिवर्तनशील होता है। दूसरा, जो भी परिवर्तनशील साधन हो रहे उसकी समस्त इकाइयाँ, यानी कि उत्पादन के प्रत्येक इकाइयों में परिवर्तन साधन की भी समस्त इकाइयाँ समरूप यानी कि एक जैसी होनी चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर परिवर्तन होता है तो इससे उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। तकनीकी स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तकनीक स्थिर होनी चाहिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि तकनीक में परिवर्तन होने पर उत्पादन में भी प्रभाव पड़ता है। स्थिर साधन सीमित एवं दुर्लभ होते हैं। हम ये मानते हैं कि स्थिर साधन है जिसमें कि कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो सीमित है और दुर्लभ होते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी अवस्थाएं की, उत्पादन की अवस्थाएं। उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत उत्पादन की कितनी अवस्थाएं होती है, इस टेबल की समझिए। टेबल में स्थिर साधन दे रखे हैं, एक जो कि स्थिर दिख रहा है। परिवर्तनशील साधन हर बार एक यूनिट उसकी वृद्धि हो रही है, जिसके फलस्वरूप जो कुल उत्पादन है उसमें परिवर्तनशील साधन 1 होने पर कुल उत्पादन है 6, 16, 30, 40, 45, 48। जब परिवर्तनशील साधन जो है 6 तक आ गई तो कुल उत्पादन सर्वाधिक है 48। 7 होने पर भी 48 है, यानी कि यहाँ पर जो है उत्पादन में वृद्धि नहीं, उत्पादन समान है। उसके बाद अगर हम परिवर्तन साधन में वृद्धि करते चले जाते हैं तो उसमें कमी आते चले जाती कुल उत्पादन में। ऐसे में जब इस औसत उत्पादन और हम सीमांत उत्पादन की अगर तुलना करते हैं तो हम ये मानते हैं कि औसत उत्पादन पहले बढ़ता हुआ है यहाँ तक, फिर उसके बाद घटता हुआ है, लेकिन जो अवस्थाएं निर्धारित होती हैं वो सीमांत उत्पादन के आधार पर होती है।
सीमांत उत्पादन पहले 3 बिंदु तक 3 इकाइयों तक में यहाँ पर वृद्धि हो रही है, तो यह उत्पादन की प्रथम अवस्था। उत्पादन की प्रथम अवस्था जिसको बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। फिर है सीमांत उत्पादन का 10 से लेके 0 तक, जहाँ पर ये 0 हो रहा है, ये जो अवस्था है जहाँ पर सीमांत उत्पादन में कमी हो रही है। जब सीमांत उत्पादन में कमी हो रही है तब कुल उत्पादन में तब भी वृद्धि होती है, लेकिन घटती दर से। कैसे? देखिए, 40 के बाद 5वें तक, फिर हो गया 3 में, फिर हो गया 0 में। तो इसको बोलते हैं द्वितीय अवस्था, जिसको उत्पादन के स्थिर प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। और उसके बाद जब सीमांत उत्पादन माइनस में होता है, जब सीमांत उत्पादन माइनस में हो जाता है तो कुल उत्पादन यहाँ पर घटने लगता है, जिसको तृतीय अवस्था कहते हैं। और इसको कहते हैं ऋणात्मक प्रतिफल। ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था या घटते प्रतिफल की अवस्था। अब तीन ही अवस्थाओं को हम जरा एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले उत्पादन की 3 अवस्था है। उत्पादन के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, जैसा कि आपने देखा, उत्पादन के बढ़ते प्रतिफल जब सीमांत उत्पादन में वृद्धि हो रही है, ऐसे में औसत उत्पादन में भी वृद्धि होती है, साथ ही साथ कुल उत्पादन में भी वृद्धि होती है। जैसे जैसे परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है, बढ़ता हुआ उत्पादन प्राप्त होता है। यानी कि अगर परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है तब स्थिर साधन स्थिर होते हैं, तो बढ़ता हुआ उत्पादन प्राप्त होता है। और बढ़ता हुआ उत्पादन का मतलब यहाँ पर एपी और एमपी दोनों ही बढ़ते हुए होते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी अवस्था की, द्वितीय अवस्था। यहाँ पर एपी और एमपी दोनों ही घटते हैं, जैसा कि आपने टेबल में देखा कि यहाँ पर एमपी यानी कि 10 से लेके 0 तक यहाँ पर घट रहा है, साथ ही साथ एपी 10 से लेके यहाँ पर 0.6 यहाँ पर घट रहे हैं, जिसके कारण टीपी में भी घटती दर से वृद्धि होती है। यहाँ एमपी घटता है किंतु धनात्मक ही रहता है, यानी कि एमपी में कमी तो हो रही है 0 तक, लेकिन ये पॉजिटिव है अभी भी। तो हो गया उत्पत्ति के स्थिर प्रतिफल की अवस्था। अब लास्ट अवस्था है उत्पत्ति के घटते प्रतिफल की अवस्था। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, इस अवस्था में जो सीमांत उत्पादन है वो जो है माइनस में आ जाता है, जिसके कारण कुल उत्पादन में कमी होने लगती है। ये घटती दर से नहीं, बिल्कुल कम होने लगता है। जैसे 48 के बाद हो गया 44, 44 के बाद हो गया 38। यहाँ पर एपी भी घटता हुआ रहता है, तो क्या है, ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था भी कहते हैं इसको। यहाँ एमपी 0 से कम अर्थात ऋणात्मक हो जाता है और टीपी घटने लगता है। तो ये तो सर की तीनों अवस्था है। अब इन तीनों अवस्था को अगर आपसे कहा जाए कि इसको चित्र के साथ, ग्राफ के साथ एक्सप्लेन करें तो कैसे करेंगे, तो इस तरीके से हम जो है सबसे पहले कुल उत्पादन को दर्शाते हैं, क्योंकि कुल उत्पादन को अलग से दिखाना होता है। कुल उत्पादन के लिए हम जो है अभी जो इस ग्राफ का सहारा लेंगे। सबसे पहले परिवर्तनशील साधन 1 है, जिसको हमने नीचे एक्स एक्सिस का दिखाया परिवर्तनशील साधन, और इधर जो हम कुल उत्पादन को शो करेंगे। तो चलिए हम इसको शो करते हैं। सबसे पहले है कुल उत्पादन। परिवर्तनशील साधन की 1 यूनिट पर कुल उत्पादन है 6, यानी कि 8 और 4 के ठीक बीच में 6, इस तरीके से पहला। फिर परिवर्तनशील 2 होने पर कुल उत्पादन हो रहा है 16, यानी कि यहाँ पर। फिर है 30, 3 पे 30, यानी कि 28 और 30 के बीच में। आप इसके लिए स्केल भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। देखिए, ये हमने इसको ठीक बीच में यहाँ पर रखा, 30 तक लेके गए इस तरह से। आपका ग्राफ इससे बिल्कुल सही बनेगा। उसके बाद है यूनिट 4 पे 40, ये हो गया 40 और ये हो गया 4। इसको भी हम बिल्कुल सीध में लेते हैं, ये वाला पॉइंट आ गया। फिर है 5 पर 45 यानी कि 44 और 48 की ठीक 20 से थोड़ा सा नीचे, ये हो गया 5। ये वाला पॉइंट हो गया। फिर है 6 48 पर 48, यानी कि अपने यहाँ पर ये 48 दिखाया गया है, ये 48।
48 जो 6 तक आ रहा है यहाँ पर ऐसे, ये हो गया 48। नेक्स्ट फिर से 48 7 यूनिट पर, इसको आगे बढ़ा दिया, 7 यूनिट यहाँ पर है, ये हो गया यूनिट 7। फिर यूनिट 8 पे 44 यानी कम हो गया, 44 यहाँ पर है ये, तो इसको हम इस तरह से दिखाते हैं 44 यूनिट 8 पे, ये हो गया 44। फिर है यूनिट 9 पे 38 यानी कि 36 और 40 के ठीक बीच में मिडिल में, ये हो गया 9 पर आपका 38। अब ये जो पॉइंट है इन सभी पॉइंट को आपस में हम जोड़ देंगे इस तरह से, देखिए तो ये जो ग्राफ बना ये बना आपका टीपी का ग्राफ। अब टीपी जब बन गया, आपने देखा टीपी पहले 1 से यूनिट 5 तक जो है ये लगातार बढ़ रहा है, 7 तक ये स्थिर हो गया यानी कि अधिकतम पॉइंट ये 7 है। उसके बाद ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, यहाँ पर ये माइनस हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये हो गया तृतीय अवस्था। अब हम बात करते हैं सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन के। सबसे पहले औसत उत्पादन की बात करते हैं। औसत उत्पादन में यूनिट 1 पर है औसत उत्पादन 6, 1 पर है 6 यानी कि यहाँ पर ऐसे, इसको भी इस तरह से बना लेते हैं पहला यूनिट। फिर है यूनिट 2 पर 8 यहाँ पर है और है यूनिट 2। यूनिट 3 पर है 10 ये है। स्केल का सहारा लेंगे तो बिल्कुल सीधा और अच्छा बनेगा आपका ग्राफ। फिर है यूनिट 4 पर भी 10 आगे ले लिया हमने, 4 पर 10 आ गया ये। यूनिट 5 पर 9 यानी कि 8 और 10 के बीच में, ये हो गया 5 पर 9 दिस पॉइंट। उसके बाद यूनिट 6 पर है 8 यानी कि ये वाला पॉइंट। ध्यान में रखिएगा औसत उत्पादन कभी भी माइनस में नहीं जाता है। यूनिट 7 पर है 6.8 यानी कि 6 और ये 7 से थोड़ा सा नीचे, ये हो गया यूनिट 7 पर 6.8। फिर है यूनिट 8 पर 5.5 यानी कि 4 और 5 के बिल्कुल मिडिल में, सॉरी 5.5 ये हो गया, ये हो गया 8.8 पर दिस पॉइंट। एंड लास्ट है यूनिट 9 पर है 4.2 यानी कि 4 से थोड़ा सा जो मैं बना रहा था ये वाला 4.2 का, ये हो गया 9। ये हमारा बना है एपी। अब इसको हम आपस में मिला देते हैं इस तरह से, ये हो गया। अब इसी के जस्ट साथ में हम बनाएंगे एमपी, ये हो गया एपी। अब एमपी जब बनाएंगे, एमपी यानी कि सीमांत उत्पादन, सबसे पहले यूनिट पर है 6 यहीं पर आ रहा है। दूसरे यूनिट पर 2 पर है 10 यानी कि यहाँ पर दिस यूनिट। फिर है 3 पर 14 यानी कि 12 से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर हमने 14 ले लिया, यहाँ पर दिस पॉइंट तुरंत बढ़ गया। फिर है 10 वापस 4 पर, यूनिट 4 पर 10 यहाँ पर यानी कि ये हुआ दिस पॉइंट। फिर है यूनिट 5 पर 5 यानी कि 4 और 6 के ठीक बीच में यहाँ पर। फिर यूनिट 6 पर 3 यानी कि 4 और 2 के बीच में। यूनिट 7 पर है 0 यानी कि दिस पॉइंट। यूनिट 8 पर है -4
-4 यानी कि यहाँ पर ठीक नीचे, और यूनिट 9 पर है -6 यानी कि यहाँ पर। तो अब इसको हम मिलाएंगे सीमांत उत्पादन के पॉइंट को। पहले ये हो गया, ये उत्पादन की प्रथम अवस्था है, फर्स्ट स्टेज। उसके बाद ये नीचे गिरता हुआ है, यहाँ पर ये है सेकेंड स्टेज। उसके बाद ये माइनस हो रहा है ये, तो ये है थर्ड स्टेज। 3 स्थिति हैं। अब ये एम्पियर, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना है, जब उत्पादन, ये जो प्रथम स्थिति है, इसको ये जो है फर्स्ट स्टेज बोलते हैं। और इसके बाद जहाँ पर ये उत्पादन अधिकतम है, जहाँ पर एमपी जो है 0 है, देखिए यहाँ पर एमपी 0 है, जबकि यहाँ पर इसी 7 यूनिट पर जो है उत्पादन टीपी अधिकतम है। तो ये हो गया आपका दूसरा बिंदु। और उसके बाद वाला जो है आपका तृतीय अवस्था है ये। तो इस तरीके से आप ग्राफ आराम से बना सकते हैं। ये आपका कंप्लीट ग्राफ।